क्या आते हैं, RRB। चले, RRB क्या होगा फुल फॉर्म, रीजनल रूरल बैंक, या इसी को कहा जाता है ग्रामीण बैंक। यहां से 2 पॉइंट सवाल बनता है, 2 मुख्य रूप से पूछते हैं, 4 पॉइंट बनेगा सवाल के रूप में। रीजनल रूरल बैंक या हिंदी में कहते हैं ग्रामीण बैंक। तो सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और अधिकांश तो पैसा 70 के दशक में कहां मौजूद था, गांव में मौजूद था। क्योंकि किसान वर्ग अधिक थे, तो लेन देन बाजार में कौन करता था, किसान वर्ग करते थे। अब छोटे छोटे कस्बा तक बैंक नहीं पहुंचा हुआ था, अर्थात अधिकांश लोग पैसा अपने पास स्वयं रखा करते थे। तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि क्यों ना रखे हुए पैसे को हम अपने पास ले आए, जिसका आगे भी प्रयोग किया जा सके। और इसी सोच के कारण सरकार क्या करती है, RG सुरैया या कहीं पर सरैया लिखता है, दोनों चीज लिखता है दोस्त। तो RG सुरैया या सरैया की समिति का गठन करता है, और यह समिति अपना रिपोर्ट देता है कि हाँ गांवों में क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए। और इसी कमेटी या समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर कब, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को देश में एक साथ 5 ग्रामीण बैंक की स्थापना कर दी जाती है। कहां कहां पूछेगा, 5 का नाम याद रखिएगा। यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर, यूपी में मुरादाबाद और गोरखपुर। हरियाणा में भिवानी, 3 हो गया, हरियाणा में भिवानी। पश्चिम बंगाल के मालदा, पश्चिम बंगाल के मालदा में, और एक हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में, एक हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। इन 5 जगह पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्या किया जाता है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना कर दी जाती है। यह बैंक कार्य करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे सभी राज्यों में यह फैल जाता है। और इसका जो मालिकाना हक होता है इस बैंक का, वो 3 वर्ग में बटा होता है। कितना बटा होता है, 3 वर्ग में। कौन कौन सा रेशियो है, तो इसका मालिकाना पूछता है, रेशियो याद रखिएगा, 50%, 35% और 15%। इस 3 रूप में इसका मालिकाना हक होता है। 50% केंद्र या सेंट्रल का, 50% किसका, केंद्र या सेंट्रल का। 35% जो है वह होता है आपका प्रवर्तक बैंक। किसका, प्रवर्तक बैंक, ऑनर जिसके पास, मतलब वह कह सकते हैं आपका, हाँ, वह कॉमर्शियल बैंक जो इसमें क्या करता है, 35% हिस्सेदारी ले लेता है। कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, RBI हो सकता है, आप सॉरी RBI ने सेंट्रल बैंक हो गया। इसको रिस्पॉन्सिबल बैंक भी कहते हैं। प्रवर्तक हिंदी में, अंग्रेजी में रिस्पॉन्सिबल बैंक, स्पॉन्सर बैंक, या सेंट्रल के पास। अब 15% का हिस्सेदारी जो है वह राज्य सरकार के अधीन होता है। तो यही इनका हिस्सेदारी होता है। आगे चलकर धीरे धीरे इस बैंक का क्रेज क्या हो गया, घटने लगा। क्यों घटने लगा, तो जहां जहां पर यह खुला हुआ था अब सभी कॉमर्शियल बैंक को लगभग वहां पहुंचने लगे। तब 1987 को एक केलकर समिति की स्थापना की गई। लिख लीजिएगा लोग,
केलकर समिति की स्थापना की गई और इस समिति के सिफारिश पर यह बात निकलकर सामने आया कि अब नया जो कॉमर्शियल बैंक है उसे लाइसेंस देने पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। तो यह था आपका कुछ प्रमुख बैंक, जिसमें एक कभी काल बैंक के रूप में कोऑपरेटिव भी आता है, ठीक ना, जिसको हिंदी में कहते हैं सहकारी बैंक। कुछ विशेष होता नहीं है, समझा देते हैं। मेरा गाड़ी का नहीं ना है, देखिए तो रहने दिए, अभी चलेंगे। हाँ, तो एक होता है कौन, सहकारी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोऑपरेटिव, सहकारी बैंक। समझ लीजिए, कुछ विशेष नहीं। कोऑपरेटिव मतलब कुछ लोगों, संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन बाद में राज्य सरकार इस पर नियम कानून करने लगता है, वही होता है कोऑपरेटिव, ठीक ना। तो यह जो है एक ही राज्य में स्थिर बैंक होता है, यह एक ही राज्य में स्थिर बैंक होता है। यह 3 प्रकार का होता है, ठीक ना, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय। कौन कौन सा, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय और आपका किस स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय, ठीक ना। यही 3 होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक, ठीक, जिला स्तरीय सहकारी बैंक। तो सबसे प्रमुख कौन होता है, तो केंद्रीय बैंक जो होता है, राज्य सहकारी, वह बैंक जो है सबसे प्रमुख सहकारी बैंक के रूप में कार्य को संपन्न करता है। वही बैंक केवल आरबीआई से लेन देन कर सकता है। बाकी जो 2 हम जिला स्तर बताए हैं और ग्रामीण स्तर, वो डायरेक्ट आरबीआई से कार्य नहीं करता है, इसके माध्यम से करता है। तो इसमें कुछ विशेष पूछने वाली बात नहीं है। तो यह था बैंक और उसके प्रकार। अब आते हैं आपका मुद्रा और उसके प्रकार। कहेंगे तब 2-4 संस्था है उसको समझाएंगे। अब बैंक चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो टाइप ऑफ मनी या मुद्रा, मुद्रा के प्रकार, टाइप ऑफ मनी। किसी कोई दिक्कत, पहला है वह है आपका हिंदी में निकट मुद्रा, अंग्रेजी में नियर मनी। पहला है वो है आपका निकट मुद्रा, अंग्रेजी में इसको कहेंगे नियर मनी। अब नियर मनी क्या होगा, वो सारी वस्तुएं जिसे आसानी से मुद्रा में क्या हो, कन्वर्ट किया जा सके, या उसका वैल्यूएशन। जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि आप किसी से ऋण मांगने गए, तो वो कहता कैश नहीं है मेरे पास, सेल का, गेल का, भेल का शेयर है, बदले में ले लो। तो आप क्या करेंगे, ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको अगर हम बाजार में लेकर जाएंगे तो यह तुरंत क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। गोल्ड हो सकता है, सोना, चांदी, इसकी सिक्का। दूसरा है वो है आपका वास्तविक, रियल, वास्तविक या रियल मनी, वास्तविक मुद्रा या रियल मनी। वह जिस देश में जो भी मुद्रा प्रचलन में है उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक मनी। जैसे अपने यहां कौन सा प्रचलन में है, नोट प्रचलन में है, अपने यहां सिक्का प्रचलन में है, उसको क्या कहेंगे, वास्तविक मनी। इस 2 से 9 के हिसाब से पूछता है। जो पूछता है वह अभी जो लगातार 3 बताएंगे वह सबसे महत्वपूर्ण है और आए दिन अक्सर यहां से जो है वह सवाल पूछता है। पहला है हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा। गौर से समझिएगा, इसको पूछता है हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा। हार्ड करेंसी किसको कहेंगे दोस्त, हार्ड मतलब ये नहीं कि कठोर हो, जैसे यह कठोर है, यह नहीं, सिक्का कठोर है, वो नहीं होता है हार्ड का मतलब। या हार्ड का मतलब है
कि जिस वैसी मुद्रा जो क्या हो बाजार में काफी प्रचलन, जिसका वैल्यू काफी हो, मतलब उस मुद्रा को लेने वाला अधिक लोगों पर बाजार में वो कम हो। या जैसे समझने का प्रयास करेगा किसी भी, अब आपके मन में यहां पर सवाल होगा कि सर किसको हम कहेंगे हार्ड मुद्रा, तो पहले समझिए हार्ड मुद्रा क्या हुआ, वह मुद्रा जिसका बाजार में मांग अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। जैसे डॉलर, अगर डॉलर लेकर आप बाजार करने जाइएगा तो लोग लेना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल पसंद करता है कि उसका वैल्यू अधिक है इसलिए ले। तो भारत में अमेरिकी डॉलर क्या है, हार्ड करेंसी। भारत मुद्रा लेकर नेपाल में जाइए, क्या होगा, लेने वाले की संख्या बढ़ेंगे घटेंगे, लोग लेना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है वहां पर अधिक है। तो भारतीय मुद्रा नेपाल में क्या हो जाएगा, हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जिसका मांग क्या हो, अधिक हो। दूसरा है सुलभ, उल्टा, सुलभ या सॉफ्ट करेंसी, सुलभ मुद्रा या सॉफ्ट करेंसी। तो आप बताएं हमें किसको कहेंगे, उल्टा कहे, मतलब इसका डिमांड कम आपूर्ति अधिक। उसी को पलट लीजिए, भारत की मुद्रा ले जाकर अमेरिका में, नेपाल की मुद्रा लाकर कहां, भारत में, तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट करेंसी। कोई दिक्कत। अगला है हॉट मनी, या हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही नाम है, हॉट मुद्रा या मनी, या इसको अंग्रेजी में ही लिख लेंगे, हॉट मनी, गर्म मुद्रा। हॉट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप आग के पास हाथ ले जाते हैं, गर्म चीजों के पास क्या करते हैं, तेजी से खींच लेते हैं, मतलब क्या, स्थिर न होना, यहां कहने का मतलब तरलता में अधिकता होना। तो हॉट मनी उस मनी को कहेंगे जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक प्रचलन में हो। काफी अधिक प्रचलन मतलब कोई किसी के भी पास यह स्थिर न रह सके। कई बार बीपीएससी जो है वह हॉट मनी के बारे में पूछा है, अगर हमको लग रहा है 56 से 62 से अभी तक देखिएगा तो 2 बार लगभग इसको पूछा है। उसके बाद है सस्ती या चीप, सस्ती मुद्रा या चीप मनी। सस्ती मुद्रा या चीप मनी किसको कहेंगे, वैसी मुद्रा जिसका क्या हो, वैसी मुद्रा जो निम्न ब्याज दर पर, कम पैसे पर, वैसी मुद्रा जो निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध हो उसे हम सस्ती मुद्रा या चीप मनी कहते हैं। कोई दिक्कत। अब आते हैं, वह है आपका मुद्रा के रूप में आखिरी वास्तविक बता दिए ना, हाँ, लीगल मनी, लीगल मनी। अब देखिए वास्तविक मुद्रा में हमने आपको क्या बताया कि देश में प्रचलन कोई भी मुद्रा, जैसे हमने कहा नोट और सिक्का दोनों। लेकिन अगला क्या कह रहे हैं, लीगल मनी। लीगल मनी क्या होता है, यदि हम आपसे पूछें दोस्त कि अगर 100 रुपया, जैसे मैंने आपसे मान लिया 100 रुपया लिया, अगर हम कहें आप बदले में 100 रुपया कैसे लेंगे, नोट के रूप में लेंगे कि सिक्का के रूप में लेंगे, तो अधिकांश लोग जो हैं वो कहेंगे सिक्का के रूप में। कुछ ही लोग हैं जो कहेंगे नोट के रूप में। ऐसा सवाल इंटरव्यू वगैरह में कभी कभार पूछा जाता है। तो देखिए जो लोग नोट के रूप में कहेंगे वो सही है, जो सिक्का के रूप में कहेंगे वो गलत है। कहेगा क्यों, जब मान लीजिए 8 नवंबर 2016 ईस्वी को क्या हुआ था, मुद्रा को समाप्त किया गया था। कुछ मुद्रा 500 और 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था, प्रचलन से समाप्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था।
तो स्टेटमेंट आप सुने होंगे कि सरकार ने कही कि आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के रुपया का नोट प्रचलन से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जिनके भी पास यह मुद्रा हो वह उसे हमारे पास या बैंक में आकर परिवर्तित कर ले। एक स्टेटमेंट यह। दूसरा, मान लीजिए 25 पैसे की सिक्का 2001 में 11 में जब बंद किया गया तो उस समय ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, केवल यह कहा गया कि आज से 25 पैसे की सिक्का क्या है, प्रचलन से समाप्त कर दी गई। अब दोनों गौर कीजिएगा, सिक्का के समय सरकार ने नहीं कही कि आपके पास अगर 25 पैसे की सिक्का है तो हमें लाकर जमा करें और बदले में दूसरे मुद्रा को ले जाएं। अगर होता तो शायद हमारे घर में यह पैसा अभी भी मौजूद नहीं होता। तो लीगल मनी जब नोट देखिएगा तो वहां पर क्या लिखा जाता है, मैं धारक को जो भी पैसा होता है 10 रुपया, 20 रुपया, 50, 100, 500, मैं धारक को 10 रुपया देने का वचन देता हूं। इसीलिए आप देखे हुए हैं कि नोट वगैरह फटता है तो क्या कहा जाता है, अरे उसका नंबर भी है तो जाओ आरबीआई बदल कर दे देगी। तो उसे ही कहते हैं लीगल मनी। वहां पर सरकार वचन देता है कि हम बदले में आपको इसके बदले में वस्तु या पैसा देंगे, पर सिक्का में सरकार किसी प्रकार का जो है वह वचन नहीं देता है। अगला वो है आपका कॉल मनी। कभी काल पूछा है कॉल मनी या कॉल मुद्रा, CALL, हिंदी इंग्लिश दोनों वही है। कॉल मनी क्या है? कॉल मनी, कॉल मनी है, इसका निर्धारण कॉमर्शियल बैंक ही आपस में करता है। कहा जाता है कॉल मनी को कि अगले दिन वापसी के शर्त पर, अगले दिन वापसी के शर्त पर लिया जाने वाला ऋण को कहते हैं कॉल मनी, कि अभी दो कल हम आपको देंगे। इसमें कोई भी सेंट्रल बैंक भागीदारी नहीं लेता है, कॉमर्शियल बैंक आपस में। तो इसका विनिमय दर भी, जो रेट होगा, किस रेट पर देना है लेना है, वह विनिमय दर भी आपस में ही अनुसूचित बैंक या शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक निर्धारित करता है। तो जिस दर पर यह लेन देन होगा उसको क्या कहेंगे, कॉल रेट, और जो मुद्रा लेन देन किया गया उसको कहेंगे कॉल मनी। लेकिन यह भी कितने दिन के होगा, एक दिन के लिए ही होगा। इसका पूरे विश्व में सबसे प्रमुख स्थान जो है वह है लंदन, और जिसको कहा जाता है लिबोर, LIBOR, लिबोर। लंदन विश्व स्तर पर कॉल मनी का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है। उस स्थान को या लंदन को लिबोर कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या आता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, यह था आपका कॉल मनी। अब मुद्रा से एक पॉइंट और है, वह है आपका विमुद्रीकरण, या अंग्रेजी में कहते हैं डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। या डीमोनेटाइजेशन अंग्रेजी में कहते हैं। 2 पॉइंट यहां से भी दोस्त बनता है। विमुद्रीकरण क्या होता है? जब सरकार की थी अपने यहां 2017 में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये क्या कर दिए, तो बहुत गलत है, ऐसा है वैसा है। नहीं, गलत नहीं है, ये सही है। जैसे मान लीजिए आप भी घर में बहुत सारे वेस्टेज चीजों को निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? समय समय पर निकालते हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा चीज है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा चीज है। कि कैसे अच्छा चीज है? अच्छा चीज इस रूप में है
कि अधिकांश तो लेन देन हम आप कैश के रूप में करते हैं। जब अधिकांश तो लेन देन हम आप कैश के रूप में करते हैं और उसका लेन देन बैंक के साथ नहीं होता है, तो मान लीजिए जो प्रचलन में मुद्रा है कैश, हो सकता है वह वैसे तरीके से भी कमाया गया होगा जिसको हम आप कहते हैं भ्रष्ट तरीके से, भ्रष्टाचार जिस शब्द का प्रयोग, या काला धन जिसको कहते हैं। कहिएगा काला धन क्यों कहते हैं? वह मुद्रा जिस पर टैक्स न दिया गया हो उस मुद्रा को काला धन कहते हैं। तो जब हम कैश में लेन देन करेंगे तो बैंक के पास गया नहीं, और बैंक के पास गया नहीं तो सरकार को या जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको कैसे पता चला कि आपके पास कितने पैसे हैं, नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कैश के रूप में पैसे को रखते हैं। तो जब कैश के रूप में व्यक्ति ने रखा, तो सरकार जैसे ही घोषणा किया कि क्या, कि यह मुद्रा प्रचलन में समाप्त हो जाए, तो यह मुद्रा प्रचलन में समाप्त हो गई। जैसे समझने के लिए कि 8 नवंबर 2017 को सरकार ने घोषणा किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वह प्रचलन से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। तो जो भी लोग इस तरीके से पैसे को मूवमेंट करते बाजार में कैश के रूप में या अपने पास रखे हुए जमा के रूप में, वो 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इस छोटे स्तर के नोट रखेंगे तो रखने का क्षमता क्या बढ़ जाएगा, और बड़े स्तर का नोट रखेंगे तो मान लीजिए अगर 10 रुपये का लाख रुपए का गड्ढे हुआ तो हो सकता है इतना बड़ा हो, 1000 का होगा तो छोटा हो। तो बड़े नोट वो लोग रखते हैं। तो जब सरकार ने ऐसी घोषणा की तो वो क्या करेंगे, रखे हुए पैसे को या तो कन्वर्ट करवाएंगे तो सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ जो है कुछ डुप्लीकेट मुद्रा भी प्रचलन में। अब डुप्लीकेट मुद्रा भी उस नोट का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए बाजार में जो लिक्विडिटी थी, तरलता थी, वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जैसे लिक्विडिटी और तरलता कम होगी, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। अर्थात लिखने के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि जब किसी भी देश की सरकार के द्वारा देश में चल रहे डुप्लीकेट मनी या काला धन ब्लैक मनी और हवाला की मुद्रा के अधिकता को कम करना हो तो उसके लिए सरकार विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाता है। यह अभी तक हमारे देश में 2 बार किया गया है। एक बार 1978 में मोरारजी देसाई के समय, एक बार 1978 में, लिख लीजिएगा 1978 में सरकार ने, या उस समय की जो सरकार थी, 1000 और 5000 के नोट को, 1000 और 5000 के नोट को, उस समय 5000 चलता होगा, 5000 के नोट को प्रचलन से समाप्त कर दिया। ठीक। दूसरी बार 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को, 500 और 1000 रुपये के नोट को प्रचलन से समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? अब आते हैं कुछ 2-4 बैंक हैं
जिनके स्थापना ईयर वगैरह को पूछता है तो उसको एक एक लाइन दो दो लाइन में समझते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो पहला है NHB, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक। नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया जाता है। यह RBI के एसोसिएट के रूप में स्थापित करता है। जैसे मान लीजिए हम आप कॉमर्शियल बैंक या अन्य बैंक से ऋण लेते हैं, उसकी स्वीकृति कौन देता है? NHB। तो इसीलिए नाम पड़ा नेशनल हाउसिंग बैंक। आपको केवल याद रखना है ईस्वी 1988 में यह बैंक जो है वह RBI के रूप में RBI के एसोसिएट के रूप में स्थापित होता है। अगला है वो है आपका IDBI, फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में, IDBI की स्थापना 1964 में बैंक के रूप में नहीं होता है, एक वित्तीय संस्था के रूप में होता है, जो औद्योगिक, नाम ही है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, डेवलप मतलब उसके विकास के लिए जो कार्य करे। तो प्रारंभ में इसकी भी स्थापना जो 1964 में होती है RBI के एसोसिएट के रूप में होती है, जिसका मुख्य कार्य होता है बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को या संस्था को ऋण मुहैया कराना। तो उस समय से यह संस्था वही कार्य कर रही थी, लेकिन समय परिवर्तित होता गया, सभी कॉमर्शियल बैंक धीरे धीरे ऋण देना प्रारंभ कर दिए। तो यह क्या करता है 2004 ईस्वी में, कब? 2004 ईस्वी में IDBI जो है वह कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 2004 ईस्वी में क्या किया? कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य करना। अभी भी इसका मालिकाना हक किसके पास था? भारत सरकार या RBI के पास था। लेकिन 2018 ईस्वी में, कब? 2018 ईस्वी में इसका 51% हिस्सेदारी LIC ने ले लिया। कौन ले लिया? LIC। अर्थात इस IDBI का वर्तमान में मालिक कौन है? LIC। हो गया? यह याद रखना है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद है SIDBI। इसका स्थापना नहीं पूछता है दोस्त, इसका मुख्यालय पूछता है। क्या पूछता है? इसका मुख्यालय पूछता है। क्यों? क्योंकि बाकी अधिकांश बैंकों का मुख्यालय जो है वह मुंबई है, पर इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई नहीं है। क्या है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI क्या करता था? औद्योगिक क्षेत्र को ऋण देता था। तो 3 क्षेत्र में बांट देता है, सूक्ष्म लघु वित्त, मध्य लघु और अपर। तो सूक्ष्म वित्त वगैरह को ऋण देने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। कब? तो 1990 में SIDBI की स्थापना की गई। हम कहते हैं यहां स्थापना वर्ष नहीं याद रखिएगा, नहीं पूछता है। क्या पूछता है? तो इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। बाकी बैंकों का मुख्यालय है आपका मुंबई, और SIDBI का मुख्यालय कहां है? लखनऊ में है। कोई दिक्कत? अब यह जो ऋण देता है, कहा जाता है कि SIDBI ऋण देता है सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की प्रणाली। अंग्रेजी में उसको कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। ओके, एकल खिड़की प्रणाली क्या है? IDBI ऋण देगा, या मान ली ऐसे समझ, IDBI तो बैंक हो गया, NHBC जो भी कॉमर्शियल बैंक ऋण देता है, हाउसिंग ऋण देता है तो उसको किससे अनुमति लेना होगा? NHBC से। अन्य ऋण देना होगा, एग्रीकल्चर ऋण देना होगा तो NABARD से, या सभी से बड़ा कौन है? RBI से। अर्थात कॉमर्शियल बैंक को ऋण देने से पूर्व उस विभाग के बड़ी संस्था या RBI के एसोसिएट से अनुमति लेना होगा। मतलब वह चाहकर भी अगर RBI नहीं चाहे तो ऋण नहीं दे सकता है। लेकिन इसके पास यह अधिकार है कि यह 5 करोड़ रुपया तक का ऋण बिना किसी की अनुमति, मतलब इसके अधीन था तो अब तो चला गया RBI के अधीन, तो बिना किसी की सहायता से 5 करोड़ तक का ऋण यह लघु सूक्ष्म वित्त के लिए प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए
कहा जाता है कि सिडबी एकमात्र ऐसी संस्था है जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऋण को मुहैया कराता है। अगला है वो है आपका ICICI। सब लोग इसका नाम सुनेंगे, ICICI बैंक का। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड हो गया। इसकी स्थापना 1955 में, कब? 1955 ईस्वी में किया जाता है इसकी स्थापना। यह भी ला गया इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लेकिन यह भी आगे चलकर आईडीबीआई के समान वही 2003-04 में कमर्शियल बैंक के रूप में आकर कार्य करता है और वर्तमान में प्राइवेट क्षेत्र की यह जो है सो सबसे प्रमुख बैंक के रूप में शामिल हो जाता है। कोई दिक्कत? अगला है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में, कब? 1964 में इसकी स्थापना होती है। ये क्या होता है? जैसे अभी म्यूचुअल फंड बहुत प्रचलन में होगा, उसकी शुरुआत यही करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट को बचा के रखना। सरकार की तरफ से यह संस्था थी तो इन्वेस्टमेंट के लिए कार्य करती थी, आपके पैसे को विभिन्न क्षेत्र में लगाकर अधिक इंटरेस्ट में प्रदान करना। लेकिन 2003-04 में यह दो वर्ग में विखंडित हो जाता है। एक UTI फर्स्ट और दूसरा UTI सेकेंड। UTI फर्स्ट वर्तमान में या 2003-04 से एक्सिस बैंक के रूप में काम करता है और यह वर्तमान में भी इन्वेस्टमेंट के रूप में ही कार्य को संपन्न करता है। तो आपको केवल यहां क्या याद रखना है? 1964। अगला है वो है आपका एक्जिम बैंक, EXIM, एक्जिम बैंक। इसको हम आप कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, स्थापना 1982। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है? आयात निर्यात के लिए जो बैंक कार्य को संपन्न करे, यह जो भी कार्य करता है वो किसके लिए करता है? आयात और निर्यात से संबंधित कार्यों के लिए जो है यह बैंक कार्य करता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आपका नबार्ड। क्या है? नबार्ड। नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, RD। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक। इसकी स्थापना पीछे भी बताया हम आपको, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में, शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में इसकी स्थापना की जाती है आरबीआई के एसोसिएट के रूप में। याद रखिएगा, सवाल आजकल पूछता है नबार्ड है क्या? नबार्ड बैंक नहीं है, यह एक वित्तीय संस्था है। अगर ऑप्शन में बैंक और वित्तीय संस्था दोनों हो तो वित्तीय संस्था आंसर लगाइएगा, बैंक नहीं लगे। हाँ, ना हो तब तो कोई बात ही नहीं। नबार्ड एक वित्तीय संस्था, बैंक इसलिए नहीं है कि वह हमारे आपके साथ लेन देन नहीं करता है, आम पब्लिक से किसी प्रकार का लेन देन नहीं करता है। नबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नबार्ड का मुख्य कार्य होता है कृषि के क्षेत्र में अब विनिर्माण के क्षेत्र में, विनिर्माण मतलब किसी चीज का दोबारा निर्माण करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो कृषि के क्षेत्र में या विनिर्माण के क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है।
यह जो ऋण प्रदान करता है वह किसी न किसी कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी बैंक मतलब ग्रामीण बैंक के मदद से ऋण का मुहैया करवाता है। तो आपको तीन चीज यहां से याद रखना है। इसकी स्थापना 1982 में, दूसरा वह है आपका शिवरमन समिति के सिफारिश पर, और तीसरा यह एक वित्तीय संस्था था। अब 2-3 पॉइंट है जिसको लिखिए और इस चैप्टर को क्या करिए, समाप्त करिए। 2-3 पॉइंट क्या है, तो लिखिए टॉपिक मुद्रा छापा खाना, जहां पर मुद्रा को छापा जाता है, मुद्रा छापा खाना। पहला है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। एक मिनट रोकिएगा, एक मिनट रोकिएगा।